सबसे पहले वो तस्वीर आपके सामने जो आज पड़ोसी मुल्क के हालात का आईना आपको दिखाने जा रही है। 6 बड़ी खबरें आपके सामने बताने जा रहा हूं जो कि आज पूरे दिन भर का डेवलपमेंट है। पहली खबर, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली और कैबिनेट ने इस्तीफा दिया। दूसरी खबर, प्रदर्शनकारियों ने पीएम ओली का घर जला दिया। तीसरी खबर, पूर्व पीएम देवबा और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई और पूर्व पीएम खनाल की पत्नी को उनके घर के अंदर जिंदा जला दिया गया। चौथी बड़ी खबर, नेपाल की संसद और राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया। पांचवी बड़ी खबर, काठमांडू के मेयर बालेन को पीएम बनाने की मांग की जा रही है। और छठी बड़ी खबर कि हिंसा और प्रदर्शन के बीच काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। 6 बड़ी खबरें हैं जो आज पूरे दिन में बता रही हैं कि आज क्या क्या नेपाल के अंदर हो चुका है। ये 6 बड़ी खबरें और इन खबरों के पीछे की सच्चाई मैं आपको बताऊं उसके पहले एक और तस्वीर में दिखाता हूं। आप वो तस्वीर जरा देखिए। आप पहली तस्वीर जहां नेपाल की संसद को आग के हवाले किया गया। दूसरी तस्वीर जहां पीएम ओली का घर जलाया गया। तीसरी तस्वीर जहां देश के गृहमंत्री का घर जला दिया गया। चौथी बड़ी तस्वीर जहां केपी शर्मा ओली का घर जलाया गया। पांचवी बड़ी तस्वीर जब नेपाल के मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ाकर पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया। घरों के अंदर से जो नोट के बंडल बरामद हुए उनको हवा में उड़ा दिया गया। और छठी तस्वीर जब सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले किया गया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आग लगा दी। क्या किसी ने सोचा था कि पीएम का घर जला दिया जाएगा? क्या कोई सोच सकता था कि राष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री का घर जला दिया जाएगा? क्या किसी के जहन में ख्याल आया होगा कि देश के अंदर हालात ये बन सकते हैं कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया जाए, अटॉर्नी जनरल का घर जला दिया जाए, मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ा दिया जाए? ये सारी तस्वीरें आज जो नेपाल के अंदर हुई है, एक रिकैप में दिखाता हूं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से बवाल मचाया उसकी कई खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के घर को फूंक दिया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी ओली के घर में घुसे और वहां पर आग लगा दी। इसके बाद पूरा घर धुआं हो गया। जहां पर भी नजर गई वहां से आग की लपटें ही उठती दिखाई दी। इस आग को भड़काने के लिए वहां मौजूद लोगों ने घर के अंदर रखे फर्नीचर का इस्तेमाल किया। कुर्सियां और मेज को उठाकर जलती आग में फेंक दिया गया, जिससे आग और भड़क गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने घर के अंदर जमकर तोड़फोड़ भी की। जिसके हाथ जो लगा वो उसे तोड़ता नजर आया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग से वहां सुप्रीम कोर्ट भी जल उठा। आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। पहले वहां तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस आग की तपिश को काफी दूर से भी महसूस किया जा सकता था। वहीं आग की लपटों से उठता धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया और आसपास के इलाकों में काला धुआं छा गया। सुप्रीम कोर्ट से उठती आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन को भी जलाकर राख कर दिया। बगावत पर उतरी भीड़ पहले संसद भवन के अंदर दाखिल हुई, जहां पहले जमकर उपद्रव किया गया। इसके बाद भीड़ ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारियों के गुस्से की चिंगारी से आग इस कदर भड़की कि देखते देखते पूरे का पूरा संसद भवन आग की लपटों में कुछ ही पलों में घिर गया और इससे निकले धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के घर पर भी हमला किया। हिंसा पर उतारू भीड़ उनके निजी आवास में घुस गई और फिर राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के आवास पर पहले तोड़फोड़ की गई और उसके बाद वहां पर आग लगा दी गई। काठमांडू में आगजनी की तस्वीरें शहर के कई हिस्सों से सामने आई। कई सड़कों पर गाड़ियां फूंक दी गई तो कहीं पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया। शहर की सड़कों से सामने आई आगजनी की तस्वीरों में हर तरफ आग की लपटें और उससे उठता धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर भी धावा बोल दिया। पार्टी दफ्तर को घेर लिया गया और वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बीच एक प्रदर्शनकारी पार्टी मुख्यालय की इमारत में लगे झंडे को उतारने के लिए पोल को पकड़कर ऊपर चढ़ गया और फिर झंडे को फाड़कर नीचे फेंक दिया, जिसे देखकर वहां नीचे खड़े प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों ने वहां इमारत पर पत्थर बरसाए और तोड़फोड़ के बाद वहां आग लगा दी, जिससे इमारत में आग की लपटें उठती दिखी। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री को भी दौड़ा कर पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल प्रदर्शनकारियों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक लड़के ने छलांग लगाकर उन्हें जोरदार किक मारी, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरे।
इसके बाद विष्णु पौडेल किसी तरह उठकर वहां से फिर भागने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। वहीं कुछ लोग इसके बाद उन्हें लेकर एक गली में घुस गए, जिससे किसी तरह उनकी जान बच गई। चलते नेपाल की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जब पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने पहुंची पुलिस की टीम पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। पुलिस की पूरी टीम पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थर बरसाए, जिसे रोक पाने में पुलिसकर्मी नाकाम साबित हुए और वो किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। आगे आगे पुलिस की भागती टीम और पीछे पीछे पत्थर बरसाते प्रदर्शनकारी। नेपाल में हिंसक हुए प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पहुंची सेना को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सेना को आगे बढ़ने से अनोखा तरीका अपनाया। कुछ प्रदर्शनकारी सेना की गाड़ियों के नीचे लेट गए, जिससे गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। इस दौरान गाड़ी के नीचे लेटा एक प्रदर्शनकारी वहां पर अपना मोबाइल देखता हुआ नजर आया। सेना की जिस गाड़ी को रोका गया था उसमें पीछे काफी जवान बैठे हुए थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। नेपाल में बगावत पर उतरी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कई जगहों पर फायरिंग करनी पड़ी। एक तस्वीर में दिखा कि इमारत के ऊपर कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे, जो बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए हर तरफ फायरिंग कर रहे थे। वहीं एक दूसरी तस्वीर में पुलिसकर्मी सड़क के बीच में खड़े होकर फायरिंग करते दिखाई दिए। पुलिसकर्मी जहां खड़े थे वहां आसपास भारी तादाद में सड़क पर पत्थर पड़े हुए थे, जिससे काफी साफ था कि पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया था। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान वहां एक वीआईपी गाड़ी से लोगों को कुचलने की तस्वीर भी सामने आई है। ये कार किसी नेता की थी, जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ से बचने के लिए वहां से तेजी से निकली और इस दौरान कार के सामने जो भी आया वो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन इसी बीच कार से धुआं निकला और कार बंद हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने ड्राइवर को कार से निकालते ही उसे पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। जिस वक्त काठमांडू में सारी हिंसाएं थी, ये तस्वीरें सामने थी, ये हालात थे, उसी वक्त जी न्यूज वहां पहुंचा। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी प्रशांत झा जाकर के हालात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सबसे आप ये विजुअल आपको दिखा रहा हूं मैं, ये गौशाला का विजुअल है, आप देख लीजिए जो हालात है यहाँ पर। यहाँ प्रहरी कार्यालय में आग लगाया हुआ है और सारे यूथ सड़कों पर यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी अपनी मांगों को लेकर के आपको ये गोलियों की आवाज में सुना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लगातार गोलियां चल रही है। हमारा मांग है स्टॉप करप्शन। सब जनता को लूट के रखा है इन लोगों ने। गोली नहीं बारूद, गोली नहीं है, यहाँ का स्टोरेज हुआ सामान है। जेनजी का पावर गोली नहीं समझ आए। जेनजी पावर, वी आर जेनजी पावर। जेनजी ने आज अपना पावर दिखाया है, ये कल से ही अपना पावर दिखा रहे हैं और ये लपटे, ये आवाज आप सुन लीजिए, ये लगातार चल रहा है। ये किस लिए हुआ है पता है कि नहीं आपको? ये जो यहाँ पर सोशल साइट नो, ये नहीं है, ये करप्शन के लिए। आप भी इस चोर नेता सबको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, ये भ्रष्टाचारी को यहाँ से भगा कर छोड़ेंगे। देख लीजिए अभी गौशाला पर लगातार आपको यहाँ पर जो फायरिंग है उसकी आवाज है, जो टीयर गैस चलाए जा रहे हैं उसकी आवाज आ रही है, जो यहाँ रबर की गोलियां छोड़ी जा रही हैं, लेकिन सड़क से हटने के लिए कोई भी अभी तैयार नहीं है। गोली चला है पुलिस ने, उसके अलावा आज हड़ताल है, इसीलिए पशुपति नदी का चौकी। कितने लोग मरे हैं? सरकार कह रही है 19 लोग मरे हैं। 19 ज्यादा है, 30-35 आदमी मरा हुआ है। सरकार सब दबा के रखा हुआ है, झूठ बोलता है सब, ये सब बात है। ये पशुपति का धार्मिक स्थल है, उसके बगल में जो चौकी है गौशाला का वो भी जला दिया युवा लोग ने। ये आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं युवाओं? सपोर्ट कर रहे हैं युवा को। खाली करो पीएम तुम जगह खाली करो, खाली करो पीएम तुम जगह खाली करो। नेपाल सरकार सारा भ्रष्टाचारी है। नेपाल सरकार सिर्फ क्रिमिनल्स को पालता है, क्रिमिनल्स सबको मोबिलाइज करता है। तो ये जेनजी जो हमारे ये न्यू जनरेशन है ना, सहन नहीं करता है क्या, और सहन नहीं कर सका तो इसके बाद ये हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोग आवाज उठाएंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस वक्त केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, उसके बाद केपी शर्मा ओली के घर के साथ क्या हुआ और उसके बाद कैसे केपी शर्मा ओली को तुरंत सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर से एक सुरक्षित स्थान पर ले गए।
पूरा संसद भवन धुआं-धुआं हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को फूंक दिया है। 24 घंटे के अंदर जब प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद पर धावा बोला तो इस बार वहां तबाही ही तबाही नजर आई। जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने पूरी संसद को आग के हवाले कर दिया है। इसी के साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। जेएनजी की जिद के आगे नेपाल की सरकार का सरेंडर। नेपाल में सिर्फ 24 घंटे के प्रदर्शन के अंदर ही तख्ता पलट हो गया। पीएम ओली और उनकी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया। काठमांडू में हेलीकॉप्टर पर सवार होते ओली को देखने के बाद से ही लगा था कि ओली के पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं। नेपाली सेना ओली को काठमांडू से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले गई। इससे पहले उन्होंने सेना प्रमुख से बात की थी। सेना प्रमुख ने उन्हें क्लियर कट बता दिया था पीएम ओली को इस्तीफा देना ही होगा। इस्तीफे के बाद ही बवाल शांत होगा। इस्तीफे के बाद काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। संसद के बाहर हथियार लहराए जा रहे हैं। हालांकि इस्तीफे से पहले ही नेपाली सेना ने पीएम ओली को काठमांडू से किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था। इससे पहले नेपाल की सेना वहां के मंत्री और नेताओं को काठमांडू से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले गई। उनके परिवारों को भी सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। काठमांडू में कर्फ्यू है, लेकिन सड़कों पर जेएनजी प्रदर्शनकारी खुलेआम जश्न मना रहे हैं, अपनी जीत बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको मैं इतिहास के पन्ने पलटवाता हूं और कुछ और तस्वीरें याद दिलाता हूं। वो तस्वीरें हैं बांग्लादेश की और तस्वीरें में आज नेपाल की। आप याद रखिए, अगस्त 2024 वो महीना, वो तारीख जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। तत्कालीन पीएम शेख हसीना को उसी तख्तापलट के बीच, हंगामे के बीच, आगजनी के बीच देश छोड़कर भागना पड़ा। ठीक वैसा ही आज नेपाल में केपी शर्मा ओली को विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। और खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द केपी शर्मा ओली देश छोड़ सकते हैं। दोनों तस्वीरों में एक चीज समानता है कि वहां पर अनारकी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। वहां पर भी संसद भवन पर कब्जा किया। नेपाल में संसद भवन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, आग लगाई। वहां पर भी लगातार आगजनी थी, यहां पर भी आगजनी है। ये दो तस्वीरें जरा देखिए आप। 5 अगस्त 2024 और 9 सितंबर 2025, लगभग एक साल का अंतर है दोनों की टाइमलाइन में। दो अलग अलग देश हैं, लेकिन दो चीजें कॉमन है। पहला ये कि दोनों देश भारत के सीमावर्ती हैं और दूसरा है कि दोनों जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता है। एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। प्रदर्शनकारी कैसे संसद भवन में घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसकी तस्वीर जरा देखिए। ये बांग्लादेश और नेपाल के अंदर की तस्वीरें हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेशी संसद, 9 सितंबर 2025 नेपाली संसद। लेकिन ये चीजें सिर्फ बांग्लादेश से शुरू नहीं हुई। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में जो हुआ उसके ठीक पहले आप जाइए, 3 साल में भारत के 3 पड़ोसी देशों में तख्तापलट हो चुका है। इसकी वजह क्या है? आंदोलन के पीछे चीन और अमेरिका की बात क्यों कही जा रही है, उनका कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं मैं। फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। पिछले 3 सालों में हिंदुस्तान के 3 पड़ोसी देश तख्ता पलट झेल चुके हैं। आंदोलन की आग ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं को भागने पर मजबूर किया। 13 जुलाई 2022 श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के तत्कालीन पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और आज नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी, अपनी मांगों को मनवाने की जिद पर अड़े युवा पीएम ओली के घर को आग के हवाले कर चुके हैं। हालांकि पीएम ओली ने जेन जी आंदोलन के सामने हार मानते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ और इसका असर
काठमांडू की सड़कों पर कहर के तौर पर साफ नजर आए। लेकिन नेपाल में जो हो रहा है, क्या वो वाकई सोशल मीडिया को लेकर है या मकसद कुछ और है? ये सवाल है। नेपाल में हुए विद्रोह को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने है, जिसमें अमेरिका से लेकर चीन तक का नाम सामने है। विद्रोह की थ्योरी नंबर 1, ये पूरी हिंसा अमेरिका की सोची समझी साजिश है, क्योंकि अमेरिका चीन समर्थक ओली सरकार को नेपाल से हटाना चाहता है। इसका सबूत इस बात से मिला कि कई ऑनलाइन कैंपेन में अमेरिकी फंडिंग देखने को मिली। हिंसा की वजह की दूसरी थ्योरी, सवाल चीन के साथ, और दावा ये कि हिंसा चीन ने कराई, जिससे कि उसके प्रभाव वाले नेपाल में अमेरिकी कंपनियों को बंद किया जा सके, क्योंकि चीन जानता है कि जितनी अशांति होगी, चीन पर नेपाल की निर्भरता उतना ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा इस हिंसा के पीछे आंतरिक राजनीति भी वजह है, क्योंकि प्रदर्शन में जेन जी के अलावा राजशाही समर्थक भी शामिल हैं। पिछले साल अगस्त में भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ भड़की हजारों की भीड़ ने पहले ढाका की सड़कों पर तोड़फोड़ की, आगजनी की। उसके बाद संसद में घुसकर जबरदस्त हंगामा किया। सिर्फ संसद नहीं, बौखलाई भीड़ ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर भी हमला किया, खूब लूटपाट की। हालात इतने बिगड़े कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और आज तक वो वापस नहीं लौट पाए। बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में भी आंदोलन के नाम पर हिंसा और आगजनी हो चुकी है। 2022 में आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की आवाम का पारा ऐसे चढ़ा कि संसद की सीढ़ियां छोटी पड़ गई। उस वक्त श्रीलंका में महंगाई और ईंधन की कमी से लोग त्रस्त थे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ा कि लोगों ने पहले उनके आधिकारिक आवास पर कब्जा किया, फिर संसद में घुसकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने सांसदों के दस्तावेज फेंके, संसद की कुर्सियों पर कब्जा किया और इसी के बाद राष्ट्रपति गोटबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये सिर्फ संयोग नहीं कि भारत के 3 पड़ोसी देश पिछले 3 साल में तख्तापलट के शिकार हो चुके हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कि इन तीनों देशों के आंदोलन की आग में अमेरिका और चीन ने तेल डालने का काम किया, ताकि इन देशों में अस्थिरता बढ़े और चीन अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता भी। अब आपके सामने वो 5 वजह बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से नेपाल के अंदर ये पूरा द्वंद्व छिड़ा। ये पूरी बात है। पहली वजह, भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स। ये पहली वजह है जो नेपाल में इस हिंसा की वजह बनी। लगातार सरकार पर भाई भतीजावाद करने के आरोप लगते रहे। नेपो बेबी अभियान चलाया गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया, नेताओं की आलीशान लाइफस्टाइल की आलोचना हो रही थी। ये एक बड़ी वजह बनी। दूसरी वजह, भ्रष्टाचार। सरकार पर 4 साल के अंदर कई बड़े घोटालों का आरोप लगा और यह एक बड़ी वजह बनी लोगों के अंदर भरी फ्रस्ट्रेशन की। तीसरी वजह, बढ़ती हुई बेरोजगारी। नेपाल के लगभग 11% और एग्जैक्ट फिगर है 10.71% युवा बेरोजगार हैं। लगभग 11% युवा बेरोजगार हैं और महंगाई दर है लगभग 5%। चौथा, भारत का हमेशा मित्र देश रहा पांचवी वजह, नेपाल में एक बार लोकतंत्र को खत्म करके राजशाही दोबारा बहाल करने की मांग। ये 5 वजह जिसकी वजह से नेपाल के अंदर ये आक्रोश रहा। नेपाल में युवाओं में आक्रोश की बड़ी वजह भ्रष्टाचार रही है। नेपाल सरकार पर पिछले 4 सालों में कई घोटालों के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नेपाल के 3 बड़े घोटालों की पोल खोली तो युवाओं को गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचा। 3 बड़े घोटाले जिससे युवाओं में आक्रोश रहा। पहला था 2021 का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला। इस घोटाले की कीमत थी लगभग 54,600 करोड़ रुपए। दूसरा साल 2023 ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, लगभग 13,600 करोड़ रुपए घोटाला था। और तीसरा घोटाला था 2024 का कोऑपरेटिव घोटाला, लगभग 70,000 करोड़ यानी 69,600 करोड़ रुपए का घोटाला था। ये 3 घोटाले जिसकी वजह से नेपाल के अंदर लोगों का आक्रोश बढ़ा और आज नेपाल में हालत ये रही। तो उम्मीद करते हैं कि नेपाल में हालात बहुत जल्द सुधरेंगे। भारत का पड़ोसी मुल्क है, अगर बहुत ज्यादा समय तक अस्थिर रहता है तो इसका इंपैक्ट अपने देश पर भी पड़ सकता है। जी न्यूज़।